अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। ज़ारा मर्डर केस था जो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, तो आपसे शेयर भी किया था कि किस तरह 4.5 साल की ज़ारा को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो घर से निकली, साथ वाली गली में ही उसकी खाला का घर था, वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए। वैसे वो ट्यूशन नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन उसने ज़िद की अपने भाई के साथ जाने की, और भाई से कुछ मिनट 5-10 मिनट बाद वो घर से निकलती है और साथ ही साथ वाली गली में ही उसे वहाँ से वो गायब हो जाती है सीसीटीवी के बाद। दूसरे दिन 19 घंटे के बाद एक बोरी में बंधी हुई लाश मिलती है उसी खाली प्लॉट में से। तो उस केस में इन्होंने पकड़ा था, पुलिस ने सबसे पहले ये कहा था कि अबू बकर नाम का लड़का है, 18 साल उसकी एज है, जो कि आइस का नशा करता है, वो उसने ये कत्ल किया है, वो इस जाति का सारा जिम्मेदार वो है। क्योंकि जब उसे इन्वेस्टिगेशन की, उसे रिमांड पर रखा गया, उसे मारपीट की, तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन फिर जो पुलिस है उन्हें फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की, कुछ उन्हें शक हुआ, तो दोबारा से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और फिर उसमें बड़े इंकशाफात हुए। और आज जो है पंजाब पुलिस की तरफ से गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने जो असली कातिल है उसको बताया कि असली कातिल कौन है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने सारा डिटेल बता दिया था कि पहले पुलिस ने क्या किया था, कैसे ये केस हुआ था सब। और ये वाकया 5 जनवरी को होता है। उसके बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अबू बकर को गिरफ्तार करती है, वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियो में बता दिया था। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो आप देख लें वहाँ से। और अभी मैं आपको आज की कॉन्फ्रेंस में जो पुलिस ने सारे केस का जो कातिल है उसे किसे बोला है, तो वो आपसे जिसे गिरफ्तार किया है और सारा इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसे ज़ारा के पड़ोस में ही रहता है और दूर का इनका रिश्तेदार भी है। और इसकी उम्र 45 से 50 के दरमियान में इसकी उम्र है और इसका नाम है नदीम जट। और इन्वेस्टिगेशन हुई, सारा कुछ हुआ, डीएनए रिपोर्ट भी इसकी हुई। तो जब डीएनए रिपोर्ट टेस्ट आया, डीएनए, तो इसका पॉजिटिव आया। और सारा इन्वेस्टिगेशन हुई, वो सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको पहले बताती हूँ कि किस तरह इसने ये सारा कुछ एतराफ़ किया कि किस किस तरह मैंने ज़ारा का ज़्यादती भी की और किस तरह से मैंने पकड़ा और किस तरह इसका मर्डर किया। वो सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले ये बताती हूँ कि पुलिस असली कातिल तक कैसे पहुंची। जो सीसीटीवी कैमरा है वहां पर तो सबने देखा है कि किस तरह ज़ारा आती है, गली में 2 बच्चे होते हैं, उनके साथ बातें भी करती है, और फिर वहां से ही वो आगे जाती है और आगे से एक कॉर्नर से ही वो गायब हो जाती है। उससे आगे जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसकी रेंज नहीं होती, वहां से वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो फिर पुलिस ने जो, और जब सीसीटीवी कैमरा की ऑडियो रिकॉर्डिंग चेक की गई और उसकी फ्रिक्वेंसी चेक की गई, और फिर पता चला कि एक तो बहुत ज़्यादा शोर भी था बाइक्स वगैरह का भी, लेकिन फिर भी एक आवाज़ें सुनाई देती हैं। 1 मिनट 19 सेकंड की जो है फासले पर आवाज़ें आती हैं, चाचू नहीं, चाचू मैं नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं जाना, इस तरह की आवाज़ आती है। और साथ ही दरवाज़ा, जो लोहे का दरवाज़ा होता है गेट, उसके बंद करने की आवाज़ें आती हैं। और फिर पुलिस जो है उसी जगह की इन्वेस्टिगेशन करती है और देखती है कि उसी की ज़ारा की जो हम उम्र होती है एक बच्ची को उसी गली में चलाती हैं और चेक करती हैं, नोट करती हैं कि 1 मिनट 19 सेकंड पर किसके घर आते हैं। और वहाँ पर 3 घर आते हैं और साथ में ये भी बताया जाता है वहाँ पर ज़ारा की हमेजी 2 लड़कियाँ भी होती हैं, लेकिन उस दिन वो उधर नहीं थी, उस घर में नहीं थी। और फिर साथ ही इसका घर जो होता है, दरवाज़े को बंद करते हैं तो जो ये नदीम जट होता है, इसके घर की आवाज़ जो होती है फ्रिक्वेंसी और वो जो सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग में फ्रिक्वेंसी होती है वो मैच करती हैं। तो फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है कि फिर इसका सारा डेटा निकलवाया जाता है। और जो ये होता है नदीम जट, इसकी फैमिली उस दिन घर में नहीं होती, क्योंकि इसकी फैमिली गई होती है अपने, जो इसकी बीवी बच्चे होते हैं वो अपने मैके गए होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर नहीं होते। और ये फिर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर डीएनए टेस्ट होता है जिसमें डीएनए टेस्ट इसका पॉजिटिव आ जाता है। और जब पॉलीग्राफिंग टेस्ट होता है तो उस टाइम ये जो नदीम होता है ये बेहोश हो जाता है। और फिर जो पुलिस होती है 3 दिन के बाद दोबारा से पॉलीग्राफिंग टेस्ट करवाती है जो कि पॉजिटिव आता है। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर ये एक्सेप्ट भी कर लेता है क्या यार मैंने ये सब कुछ किया था, मैं बच्ची को लेके गया था अंदर। और फिर उसके साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आया कि उसके चेहरे पर, गर्दन पर, जिस्म पर बहुत से निशानात थे कट के, और फिर 60 से ज़्यादा जो है निशानात थे उसके जिस्म पर, ज़ारा के जिस्म पर। और फिर उसके बाद ज़्यादती वगैरह करके उसके बाद इसने उसका गला दबाया, और उसकी जो मौत हुई थी उसके गला दबाने की वजह से, उसकी सांस बंद करने की वजह से उसकी मौत हुई थी ज़ारा की। और जो ज़ारा होती है उसके जो फेफड़े होते हैं उसमें भी खून जमा हुआ होता है, ब्लड जम जाता है। और सारी जो होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर उसमें ये सब कुछ आता है और फिर वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसका सारा डेटा वगैरह होता है।
और ये भी बताती चलूँ कि ये नदीम जट है, ये अभी बतौर माली काम कर रहा था और सबसे पहले भी इसने जो काम किया था वो माली का ही किया था। उसके बाद ये सऊदीया गया था, वहाँ से ये डिपोर्ट हुआ था, फिर दोबारा आया था पाकिस्तान और फिर दोबारा सऊदी अरब गया था। वहाँ से ये दूसरी दफ़ा भी डिपोर्ट हुआ था, वहाँ से निकाला गया था। सिर्फ़ उसके पीछे ये केस था कि ये बच्चों की ज़्यादती का कोई केस था इसके ऊपर, इसलिए जो है ये वहाँ से इसे निकाला गया था और ये पाकिस्तान आके बतौर माली काम कर रहा था। ये नदीम जट है, ये इसका जो टेस्ट करवाया गया था उसमें ये आइस का नशा नहीं करता, लेकिन ये चर्स का नशा बहुत ज़्यादा करता है। चर्स और पुलिस ने जो नदीम है इसके 2 दफ़ा डीएनए टेस्ट करवाया कि कोई भी शक ना रहे। और पहले जो है यहाँ पर जो है पुलिस को कहना चाहेंगे हम लोग कि अगर हमारी पुलिस जो है अगर किसी केस को करना चाहे तो उनके पास होते हैं हर एक चीज़, वो कर सकते हैं केस को सॉल्व, अगर तो वो अपनी एक सीरियस हो कि किसी केस को लें तो तब। इस केस में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था सोशल मीडिया की तरफ से, तो इस केस को सॉल्व हुआ विदिन 12 डेज़ के अंदर जो 5 जनवरी को हुआ और आज 17 12 डेज़ के अंदर अगर ये केस सॉल्व हो सकता है, बाकी केसेस भी इसी तरह सॉल्व हो सकते हैं। ये केस जो है ज़ारा का असली कातिल जो है वो पकड़ने हो गया। ये है कि अभी इसे ज़्यादा अदालतों के चक्कर्स वगैरह ना लगाए जाए, क्योंकि अदालत के जब चक्कर लगते हैं वहाँ पे जो मुल्ज़म होता है उसे रिलीफ मिल जाता है, ऐसा ना हो। बाकायदा जो इस्लामिक सज़ा है वो दें, इसे चौक में लटकाएँ और इसके वालिदैन को बुलाएँ ज़ारा के और इसे वहाँ पर इसे चौक में लटका के इसे फांसी दे दें, जो कि इस्लामिक सज़ा है, ना कि इतने लंबे प्रोसेस करें। तो अभी जो है इसी के साथ आपको ये बताऊँ कि कराची में जो सारम अगवा हुआ था उसका केस अभी तक अनकम्प्लीट है, वो अभी तक उसके जो मुल्ज़िम है उसके पीछे वो नहीं गिरफ्तार हुए। अभी जो सारम के वालिदैन हैं उनसे तमान के पैसे भी माँगे गए हैं और साथ में कल की ही न्यूज़ है कि कराची में से ही 2 बच्चों को, 2 बहन-भाई थे, उन्हें भी अगवा किया गया है। इसी तरह अगर हमारी पुलिस जो है वो सीरियस हो हर एक चीज़ के साथ, तो इस तरह के केसेस जो हैं वो ना हो। तो जैसे ये ज़ारा का केस सॉल्व हुआ है 12 डेज़ के अंदर, इसी तरह अगर इन चीज़ों को भी सॉल्व करें तो ऐसे केसेस दोबारा पेश ना हो। और मैं यहाँ पर बच्चों के वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों की खुद हिफाज़त करें और बच्चों को बाहर ना भेजें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे भी हो रहे हैं, अगवा के केसेस हो रहे हैं, ज़्यादतियों के केसेस हो रहे हैं और ये प्रोसेस जो है सोशल मीडिया के प्रेशराइज़ होने की वजह से ये सॉल्व हुआ है। और जब तक हम लोग हर केस के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठाएँगे तब तक वो केस नहीं सॉल्व होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप गलत देखें उसके लिए आवाज़ उठाएँ। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी जो पुलिस है, जो अगवा हुए हैं, गुमशुदा बच्चे हैं, उनको भी उनके केस को भी सीरियसली और उनके भी जो पीछे उनके मास्टरमाइंड कौन है उन्हें भी अवाम के सामने लेके आएँ, उन बच्चों के वालिदैन को भी उन तक पहुँचाएँ। जैसे कि सारम का केस हो गया और बाकी कल भी 2 बच्चे जो हैं अगवा हुए हैं कराची की गली से। तो बाकायदा सीसीटीवी कैमरा भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी अभी तक इतना एक्शन नहीं लिया गया। तो उन बच्चों के लिए भी आप सब आवाज़ उठाएँ और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।